मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर। चैप्टर का नाम है कंसोलिडेट बैलेंस शीट, एकीकृत चिट्ठा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का ये चैप्टर है। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, इससे पहले जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। आज हम डायरेक्ट इसमें जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो आवश्यक चीजें चाहिए वो इसमें आपके एक ही वीडियो में आ जाएगी। तो जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर एक, पॉइंट नंबर एक इसमें है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड एमएसआई कैलकुलेट करें। तो होल्डिंग कंपनी का कितना परसेंट है ये अपने को बताना होता है। तो होल्डिंग कंपनी का जैसे 70% है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब एमएसआई एमएसआई का मतलब होता है माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, वो हो जाएगा 30%। अगर इधर 60 है होल्डिंग का, तो इधर कितना होगा 40%। ये बात हम पहले समझ चुके हैं कि भाई होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडियरी कंपनी क्या होती है, तो उसमें अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो आपका पहला स्टेप है ये कैलकुलेशन का। इस चैप्टर में हम जो ये पार्ट देख रहे हैं ना, इसमें हम सिर्फ स्टेप्स पे डिस्कशन करेंगे। नंबर दो, सेकंड पार्ट आपका आता है, जो सेकंड पॉइंट आपको लेना होता है वो है प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन टाइम रेशियो। क्या होता है? टाइम रेशियो। तो ये हमें ये देखना होता है कि प्री का समय कितना है और पोस्ट का समय कितना होता है। तो इसमें मैंने कहा कि तीन तरह के समय हो सकते हैं, या तो वर्ष के स्टार्ट में ले, या वर्ष के एंड में ले, या वर्ष के मिड में ले। तो जब मिड में लेता है तो कुछ समय प्री का हो गया। क्या कंपनी को जब एक्वायर करता है ना, तो उसको एक्विजिशन बोलते हैं। तो एक्विजिशन से पहले का समय कितना है और एक्विजिशन के बाद का समय कितना है। आ रही बात सुन? तो ये रेशियो अपने को यहाँ पे लेना होता है। जैसे 3 महीने और 9 महीने, तो 3:9 हो गया, है ना। अगर मान लो 6-6 महीने होते तो 6:6, यानी 1:1 बोल सकते हैं उसको। तो इस तरीके से ये रेशियो भी अपने को निकालना होता है। अगर मान लो 1 अप्रैल को खरीदा है, 1 अप्रैल को, तो प्री का तो हो जाएगा नील और पोस्ट का हो जाएगा 12। तो ये रेशियो मतलब सारा का सारा क्या है, पोस्ट है। तो प्री और पोस्ट टाइमिंग रेशियो अपने को और चाहिए होता है, क्योंकि हम प्रॉफिट को इस अनुपात में बांटते हैं। दो स्टेप हो गए। स्टेप वन याद हो गया। स्टेप वन बताता है होल्डिंग और एमएसआई का परसेंटेज। स्टेप टू बताता है टाइम रेशियो प्री और पोस्ट एक्विजिशन का। अब यहां से आपका अगला पार्ट शुरू होता है, थर्ड, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट है। अपने को प्रॉफिट लेना होता है किसका? एस लिमिटेड, यानी सब्सिडरी कंपनी का। तो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट लेने के लिए आप प्रॉफिट फॉर द ईयर निकालना होता है। उसके लिए आप क्लोजिंग प्रॉफिट में से ओपनिंग प्रॉफिट घटा दे, तो आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। अब मान लो उसमें कोई एडजस्टमेंट करना बाकी रहा हुआ है, जो हर प्रश्न के अनुसार डिपेंड करता है, कहीं पे होगा और कहीं पे डायरेक्ट भी दिया हुआ होगा। तो अपने को तो एक्चुअल में जो चाहिए वो तो होता है, अपने को सिर्फ करंट ईयर प्रॉफिट चाहिए होता है। समझ रहे हो? क्या चीज चाहिए? करंट ईयर प्रॉफिट चाहिए। तो वो करंट ईयर प्रॉफिट यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट है तो कर दिया, फिर हम जो आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है वो आप देखें यहाँ पे। इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, दो भागों में बांटते हैं। सबसे पहले प्री और पोस्ट में। सही है। ऊपर जो रेशियो निकाला था ना 3:9, तो प्री और पोस्ट में बांटेंगे। तो प्री के अनुपात में जो आएगा वो अलग और पोस्ट में आएगा अलग। प्री का जो प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट पार्ट ऑफ प्री वो किस में जुड़ जाता है? नेटवर्थ में जोड़ा जाएगा। ये अपने को याद करना पड़ेगा इस टाइप की। ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट के दो से हर बार हर प्रश्न जो हम प्रैक्टिकल आगे करेंगे उसमें ये बात आएगी, तो इसलिए अपने को याद भी हो जाएगी, आपको ये दिक्कत भी नहीं आएगी। इसी तरह से पोस्ट का जो प्रॉफिट है उसके दो हिस्से होते हैं। किस किस में? होल्डिंग कंपनी और एमएसआई के परसेंटेज में। ये हमने नंबर 1 पे लिया था 70% और 30%। तो यहाँ पे जैसे 70% लिखा है, यहाँ पे 30% लिखा है। अब ये कहाँ लिखा जाएगा? जो होल्डिंग का हिस्सा है वो सीपी में जुड़ता है। सीपी यानी कंसोलिडेट प्रॉफिट होती है, ये लास्ट कैलकुलेशन होती है अपनी, उसमें ये जाएगा प्रॉफिट। और एमएसआई जो है उसमें एमएसआई का प्रॉफिट जुड़ जाएगा। तो ये आगे के स्टेप है, होल्डिंग कंपनी का सीपी कैलकुलेट करना और एमएसआई, ये आगे स्टेप आएंगे। तो उन स्टेप्स को पूरा करने के लिए आपको ये प्रॉफिट के टुकड़े चाहिए होंगे, इसलिए उसके टुकड़े यहीं पे कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये पॉइंट याद हो गया। प्रॉफिट के दो हिस्से हुए, प्री और पोस्ट। प्री का तो नेटवर्थ में जाएगा, पोस्ट के दो हिस्से होंगे, होल्डिंग कंपनी और एमएसआई में।
होल्डिंग का हिस्सा सीपी में जुड़ता है और एमएसआई एमएसआई में जुड़ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप 4 आ गया। ये आपका होता है कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ, लेकिन किसकी? एस लिमिटेड। आप देखो इससे ऊपर वाली भी कैलकुलेशन एस लिमिटेड से थी, ये भी एस लिमिटेड से है। हमारे पास सवाल में क्या होगा कि एस लिमिटेड यानी सब्सिडियरी कंपनी, सहायक कंपनी और होल्डिंग कंपनी दोनों की बैलेंस शीट दे रखी होगी, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सब्सिडियरी कंपनी की सारी चीजें लिखनी है। ये इसलिए हर बार एस कंपनी को हम बार बार ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखो सबसे पहले पेड अप कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड, सबसे पहला ये लिखेंगे। फिर ओपनिंग रिजर्व, कोई भी तरह का रिजर्व है तो वो उसमें जोड़ देंगे। एड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एज अबव, ऊपर हमने प्री और पोस्ट दो हिस्से किए थे ना, तो प्री वाला प्रॉफिट यहां आ जाता है। फिर ओपनिंग पी एंड एल, ओपनिंग प्रॉफिट जो पी एंड एल दे रखा है वो यहां आ जाएगा। और प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, अगर रीवैल्यूएशन होता है तो वो भी यहां आ जाएगा। ये सारी चीजें जोड़ी जाएंगी, इसमें से घटाना है। ओपनिंग पी एंड एल में लॉस होता है तो घटाएंगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन होता है तो घटाएंगे। फिक्टिशियस एसेट्स जैसे शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडर राइटिंग कमीशन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर ये बैलेंस शीट में एसेट साइड में कहीं पे है तो इनको भी लेस किया जाएगा। और प्री एक्विजिशन लॉस, इफ यदि लॉस हो तो घटाया जाए। ये करने से आपका नेटवर्थ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेटवर्थ। अब नेटवर्थ का भी आगे हिस्सा है, नेटवर्थ में फिर दो हिस्से करते हैं। होल्डिंग कंपनी 70%, एमएसआई 30%, जैसा भी प्रश्न में दे रखा हो। तो होल्डिंग कंपनी का जो हिस्सा है वो गुडविल या कैपिटल रिजर्व की गणना में आता है। अरे बस होल्डिंग कंपनी का किस में चला जाता है? गुडविल या कैपिटल रिजर्व के कंप्यूटेशन में जाएगा, और एमएसआई का एमएसआई में जुड़ जाएगा। तो एमएसआई का प्रॉफिट एमएसआई में चला जाता है, एमएसआई की नेटवर्थ भी एमएसआई में चली जाती है। एमएसआई मतलब माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। आगे अगला पार्ट है कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। स्टेप 5 आ गया है। इसमें हम क्या करते हैं कि जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीदती है तो वो ये देखना चाहती है कि हमारे इस पे गुडविल आ रहा है या कैपिटल रिजर्व। गुडविल का मतलब होता है कि आप उस कंपनी को उसकी वैल्यू से ज्यादा पैसा देते हो, तो ज्यादा पैसा देते हो तो वो गुडविल पेमेंट कहलाता है। और जब उसको आप उसकी वैल्यू से कम देते हो तो वो आपके लिए प्रॉफिट हो गया, क्योंकि आपने सस्ते में खरीद लिया, तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। तो ये दोनों गणनाएं करनी होती है, गुडविल या कैपिटल रिजर्व, हमेशा ऐसे ही होगा, क्योंकि या तो आप ज्यादा पेमेंट करोगे और या कम करोगे, दोनों एक साथ थोड़ी हो सकते हैं। इसलिए इसमें हमने क्या लिखा, गुडविल कब कहलाता है? व्हेन वी विल कॉल के यहाँ पे गुडविल है इफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने जो उसके 70% शेयर खरीदे वो कितने में खरीदे वो यहां लिखना होता है। उसमें से अपने को घटाना होता है नेटवर्थ, जो हमने उसकी एसेट्स ली है, जो ऊपर हमने लिखा था ना गुडविल की, यहाँ पे ये वाला हिस्सा घटाते हैं। घटाने पर गुडविल आएगी। क्यों? क्योंकि क्या ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन नेटवर्थ। तो जब आप नेटवर्थ से ज्यादा पेमेंट करते हो तो गुडविल होती है, और इसका अपोजिट, जब आप नेटवर्थ जो है वो तो होती है ज्यादा और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होता है, यानी आप नेटवर्थ से कम पेमेंट करते हो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब पेमेंट होता है, तो आपके क्या होता है? कैपिटल रिजर्व होती है। इसको हमने, ये तो इसके फॉर्मूले हमने लिखे ही हैं दोनों यहाँ पे, लेकिन कॉमन फॉर्मूला जो हम हमेशा यूज करेंगे वो ये करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस नेटवर्थ। यदि प्लस में आए तो हम गुडविल कहेंगे, यदि माइनस में आए तो कैपिटल रिजर्व करेंगे। क्लियर? गुडविल और कैपिटल रिजर्व। जब हम कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाएंगे ना सीबीएस, उसमें गुडविल यदि है तो एसेट्स की तरफ लिख दिया जाएगा, और कैपिटल रिजर्व है तो लाइबिलिटीज की तरफ चला जाएगा। सही है ना? उसके बाद में आगे नेक्स्ट छठा पॉइंट, कंप्यूटेशन ऑफ एमएसआई। हमने कहा था एमएसआई कैलकुलेट करते हैं, तो एमएसआई के लिए आपको कैलकुलेट कुछ नहीं करना है। ऊपर हमने दोनों पॉइंट लिए हुए थे। पहला शेयर इन नेटवर्थ, नेटवर्थ के दो हिस्से करे थे ना, तो एमएसआई का हिस्सा यहां लिख देंगे। और शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये भी ऊपर हमने जब प्रॉफिट के टुकड़े करे थे तो हमने कहा था कि एक एमएसआई का है, वो यहां आ जाएगा। इन दोनों की टोटल करेंगे तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट आएगा, और ये जो होता है वो हमेशा लाइबिलिटीज में लिखा जाता है। किसमें? सीबीएस, कंसोलिडेट बैलेंस शीट की
लाइबिलिटीज में लिखा जाता है, ये भी इसमें आपको नोट कर लेना चाहिए। उसके बाद में आता है कंप्यूटेशन ऑफ कंसोलिडेट प्रॉफिट, सीपी। कंसोलिडेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि होल्डिंग कंपनी अपना प्रॉफिट और जो प्रॉफिट उसने सब्सिडरी कंपनी से कमाया दोनों जोड़ लेते हैं, तभी तो एकीकृत, हिंदी शब्द है कंसोलिडेशन का, एकीकृत प्रॉफिट। तो इसमें देखो वो सबसे पहले क्या लिखता है, नंबर 1 P&L बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड, यानी होल्डिंग कंपनी अपना खुद का प्रॉफिट सबसे पहले यहां पे लिखती है। एड, क्या शेयर लिखता है, जोड़ना क्या है इसमें, शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये हमने ऊपर ही ऊपर कैलकुलेट किया था, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इसमें जोड़ दिया जाता है तो आपके सीपी आ जाता है। कई बार इसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का भी एडजस्टमेंट होता है, तो यदि वो एडजस्टमेंट हो तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट घटाया जाता है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक क्या होता है, इस पे अभी हम बात करेंगे। इसको घटाने के बाद में आपके सीपी आ जाएगा। तो सामान्य स्थिति में तो यहां तक ही होता है। अगर प्रश्न में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट यदि है तो ये स्टार पॉइंट हमने लगा दिया कि उसको यहाँ पे घटा दिया जाता है। क्लियर? ये 7 स्टेप जो आपने अभी देखे, 7 स्टेप, ये हर प्रश्न में फॉलो अप होंगे। क्लियर? तो बार बार ये रिपीट होते रहेंगे, ये 7 स्टेप्स हो गए। अब इसके बाद में आगे की जो चीजें हैं वो आपके सामने ये है, ये होता है कैंसिलेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन। ये इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन होता क्या है वो समझ लें। इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि जैसे आप हो सब्सिडरी कंपनी, मैं हूं होल्डिंग कंपनी, तो हम आपस में एक दूसरे से पहले से लेन देन कर रहे होते हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि दोनों कंपनियों में आपसी लेन देन चलता है, तो जो भी आपसी लेन देन है दोनों कंपनियों में उसको कैंसिल करना पड़ता है। सही है ना? सही है गलत है? कैंसिलेशन ऑफ इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन मतलब दोनों में आपस में जो लेन देन हुआ वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लो आप जब अपनी कॉपी अकाउंट्स बनाते हो उसमें लिखते हो कि श्रीकांत सर को 10,000 देना है, ठीक। मैं जब कॉपी बनाता हूं तो मैं ये लिखता हूं कि मुझे 10,000 रुपए लेने हैं। लेकिन अगर मैं ये बात कहता हूं कि मैं दोनों का मिला के एक अकाउंट बनाना चाहता हूं, तो ना आपको मुझे देने हैं और ना आपसे मुझे लेने हैं, क्योंकि अब दोनों कंपनियां एक ही हो गई हैं। सही है ना? क्यों? क्योंकि वो म्यूचुअल ट्रांजैक्शन हो जाता है। अब ना तो क्योंकि आपसे लूंगा और मैं अपने पास जोड़ूंगा तो बात तो बराबर ही होगी, दोनों ही कंपनी जब मेरी हो गई, बोथ कंपनीज आर सेम, एक ही हो जाती है, तो फिर आपसे लेके मैं अपनी इधर इस जेब से निकाल के दूसरी जेब में डालूंगा तो मेरे क्या पैसे बढ़ते हैं क्या? जब कंसोलिडेशन होता है तो बढ़ता नहीं है। समझ में आता है ना ये बात? दोनों कंपनियां एक हो गई, इस जेब से निकाला यानी आपकी कंपनी से, और मैंने इस अपनी वाली में डाला, अब मैं कह रहा हूं दोनों कंपनियां एक ही हैं, तो वो कॉमन हो गया, इसको म्यूचुअल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो उसका कैंसिलेशन करना पड़ता है। तो कैंसिलेशन में क्या क्या म्यूचुअल हो सकते हैं? डेटर और क्रेडिटर। एक की तरफ लिखा हुआ है 10,000 डेटर, तो ऑब्वियस है दूसरी की तरफ वो लिखा हुआ क्या होगा, 10,000 क्रेडिटर। सही बात है। अब जब दोनों कंपनियों का हम कंसोलिडेशन कर रहे हैं, बैलेंस शीट एक ही बना रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों तरफ से इधर से डेटर हट जाएगा और इधर से क्रेडिटर हट जाएगा, दोनों चीजें हट जाएंगी। उसी तरह से बीआर और बीपी आपस में एक दूसरे के लेन देन है, कैंसिल हो जाएंगे। लोन एंड एडवांस, एक ने कहा कि लोन दिया हुआ है, एक ने कहा कि एडवांस है मेरे लिए, तो वो भी कट जाएगा। डिबेंचर, आपस में एक दूसरे को यदि डिबेंचर इश्यू कर रखे हैं, यदि प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रखे हैं, तो ये सब हट जाएंगे। अब आता है स्टॉक। स्टॉक अगर आपको दिया हुआ है तो वो डेटर क्रेडिटर में आता है, सही है ना? लेकिन उसमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की कहानी क्या है, ये आप मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हो। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एक कहानी होती है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है कि मैंने आपको यानी अपनी ही कंपनी को 20% प्रॉफिट जोड़ के दिया। अब वो आप, मैंने 1 लाख का स्टॉक था, 20% जोड़ा तो 1,20,000 में आपको दे दिया। वो आपके पास स्टॉक आज भी पड़ा है, तो क्या वो 20,000 जब हम एक साथ बना रहे हैं अपने खातों को, तो क्या वो 20,000 प्रॉफिट मैंने कमाया? तो आप कहेंगे नहीं सर वो कैसे कमाओगे, क्योंकि अब तो दोनों कंपनियां एक हो गई, तो आप मुझसे बेच के थोड़ी कमा सकते हो। तो ये भी एक म्यूचुअल ट्रांजैक्शन होता है। तो जो स्टॉक में मैंने प्रॉफिट जोड़ के दिया था ना, क्या वो मुझे रियलाइज हो गया? तो उसका आंसर है सर नहीं, वो तो रियलाइज नहीं, वो तो अनरियलाइज्ड है। रियलाइज तो तब होगा जब आप उसे कहीं और बेच दोगे, किसी और व्यक्ति को जब आप बेच दोगे तब वो रियलाइज्ड प्रॉफिट होता है। वरना आपस में एक दूसरे को, मैं तो डेली आपको माल बेच दूंगा प्रॉफिट जोड़ के, तो क्या मेरे खाते में प्रॉफिट बढ़ जाएगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि दोनों एक ही कंपनी है भाई।
अगर हेड ऑफिस ब्रांच को हर बार प्रॉफिट जोड़ के भेजता है और वो स्टॉक उसके पास पड़ा है, तो हेड ऑफिस क्या उतने प्रॉफिट मान लेगा क्या उसको? नहीं मानेगा ना, क्योंकि खुद की ब्रांच को बार बार प्रॉफिट जोड़ के भेजो तो पहले पर डे भेज दो, कौन मना करता है? 10 लाख रुपए प्रॉफिट जोड़ के भेजो अपने खाते में, 10 लाख, क्या वो प्रॉफिट रियलाइज हो गया? नहीं हुआ भैया। जब तक वो पब्लिक में स्टॉक बेचेगा नहीं, तब तक प्रॉफिट रियलाइज नहीं माना जाता है। इसलिए उसको भी म्यूचुअल ट्रांजैक्शन मानते हैं, तो उसका एडजस्टमेंट अपने को करना पड़ता है। तो ये भी सवाल करते समय हम देखेंगे। और लास्ट इसमें इंटर कंपनी होल्डिंग। इंटर कंपनी होल्डिंग का मतलब होता है मैंने आपके शेयर पहले से खरीद रखे हैं और आपने मेरे शेयर खरीद रखे हैं पहले से, एक दूसरे ने खरीद रखे। भाई होल्डिंग ने सब्सिडरी के खरीदे थे, ये तो जगत को पता है, वरना वो होल्डिंग कंपनी बनती कैसे? लेकिन आपने भी मेरे शेयर खरीद रखे हैं, तो वो क्या हो गया? इंटर कंपनी होल्डिंग। मैंने आपके शेयर खरीद रखे हैं और आपने मेरे शेयर खरीद रखे हैं, तो इंटर कंपनी होल्डिंग भी इसी तरह का ट्रांजैक्शन होता है। ये जो 7 ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सात तो जो पॉइंट है वो हम जब सवाल आएंगे तब उसको कैसे देखा जाता है, उस पर हम उस समय डिस्कस करेंगे। हर प्रश्न में ये चीज, जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे इस पर डिस्कस करते रहेंगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने जो ये आज का लिया है टॉपिक, उसमें हमने क्या कवर अप किया है कि ये जो 7 पॉइंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं। और इसकी ज्यादा डिटेल आप अगर पढ़ना चाहें तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इससे पहले के वीडियोस देखने हैं, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट हमने कवर कर रखा है, 2 वीडियो में उसको कंप्लीट किया है, तो वो भी आप जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं प्यारे बच्चों। इसमें दिया हुआ है 1 जनवरी 2019 को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के समस्त अंश अधिग्रहित किए, 100% होल्डिंग है। तो इसका मतलब देखो, बहुत अच्छा काम ये हो गया कि एमएसआई समाप्त हो गया, एक स्टेप ही खत्म हो गया, है ना। तो हर जगह पे एमएसआई का हिस्सा जो है वो नील हो जाएगा। दोनों कंपनियों के 31 मार्च 2019 को चिट्ठे इस प्रकार से थे। तो ये सवाल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, और आपको 100% लेवल पे क्या स्थिति होती है वो भी इसमें समझ में आ जाएगा। बैलेंस शीट दे रखी है आपके, बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019। जैसा कि मैंने कहा, 2 बैलेंस शीट एक साथ चलेंगी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, एच और एस। अब इसमें आपके जो इंफॉर्मेशन है वो इस तरीके से है। सबसे पहले शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर 100 रुपीज के है, 5 लाख और 3 लाख। जनरल रिजर्व ओपनिंग है, देखो 1/4 को दे रखा है, तो ओपनिंग जनरल रिजर्व दे रखे हैं। पीएनएल भी ओपनिंग दे रखा है, और क्रेडिटर्स केवल पेबल्स है। उसके बाद में एसेट्स में आपके फिक्स एसेट्स, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों दे रखे हैं, इंटेंजिबल नहीं है दोनों में ही। 3000 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड, ये होता है COI, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। होल्डिंग कंपनी ने 3000 शेयर 100 रुपए वाले, यानी 3 लाख के होते हैं, है ना। कितने में खरीदे हुए हैं? 5 लाख में। तो ये लाइन आपको हर प्रश्न में मिलेगी। होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट के नाम से होगा COI, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या? सब्सिडरी कंपनी से कितने में खरीदे हैं, तो उसने उसके 3000 शेयर खरीदे और कितने रुपए दिए हुए हैं? 5 लाख। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई? 5 लाख। हर बार COI आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में आपके लिखा हुआ है करंट एसेट्स, बस इतना ही सवाल है। आपसे क्या कहा है वो देखें। 1 अप्रैल 2018 को एस लिमिटेड के लाभ हानि के विवरण 30,000 रुपए का क्रेडिट शेष था। कौन सी तारीख को बताते हैं? ओपनिंग हो गया क्या? चलो, एस लिमिटेड के लाभ पूरे वर्ष समान दर से अर्जित किए गए, एकीकृत चिट्ठा बनाइए। अपने को CBS बनाना है, जो हमारा प्रश्न है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, आप बताएं क्या था? स्टेप 1 था परसेंटेज ऑफ एच लिमिटेड एंड MSI, जिसको हम सब्सिडरी कंपनी के पार्ट में बोल देते हैं। तो होल्डिंग और MSI का जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट है? इसने कहा कि होल्डिंग 100% है, तो इधर आपके नील हो जाएगा। सही है। नंबर 2, इसको हमने जैसे स्टेप 1 लिखा था तब होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी लिखा था,
एक ही बात होती है, क्योंकि सब्सिडरी में अब कौन बचेगा, एमएसआई बचेगी। आप चाहे एस लिमिटेड बोल दो, चाहे आप एमएसआई बोल दो, तो वो उनका हिस्सा हो जाएगा। नंबर 2, प्री अनुपात पोस्ट। तो प्री और पोस्ट का रेशियो, डेट देखो क्या दे रखी है इसमें। हाँ बेटा, 1 जनवरी 2017 यानी वर्ष के स्टार्ट में ले लिया, तो प्री जो है वो तो हो गया आपका नील, और पोस्ट में हो गया ऑल। सारा किसका है, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। सही चल रहा है। स्टेप थर्ड क्या था, करंट ईयर प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। सही है, एस लिमिटेड का करंट ईयर प्रॉफिट लेना है। प्यारे बच्चों, एक पॉइंट आप देखो, एक बार क्वेश्चन से करेक्ट करते हैं। इसने लिखा है 1 जनवरी 2019 को, ये डेट तो सही हमने देखी है, साथ में ये डेट भी अपने को देखनी है। यहाँ पे अगर 31 दिसंबर होता तो प्री ऑल हो जाता और पोस्ट सारा हो जाता, है ना। लेकिन अब चूंकि 31 मार्च को बंद होता है, तो हमारा वर्ष अप्रैल से शुरू हुआ। तो अप्रैल से शुरू करते हैं, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर तक तो 9 महीने। तो ये तो हो गए प्री के, और पोस्ट के कितने हो गए, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो प्री और पोस्ट का रेशियो ये एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। प्री और पोस्ट में प्री का कितना आया, 9, और पोस्ट का 3। ये मंथ्स होता है, टाइम रेशियो होता है। अब उसके बाद में एस लिमिटेड का कैलकुलेशन लेते हैं। तो एस लिमिटेड में अपने पास क्या क्या है कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट दिया हुआ है क्या। देखो, प्रॉफिट में आपको क्लोजिंग प्रॉफिट तो बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है। कितना दे रखा है एस लिमिटेड का, ये देखो मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां से देखो, पी एंड एल किसका लेना है, एस लिमिटेड का। ये रहा, ये कौन सा है, क्लोजिंग, क्योंकि 31 तारीख को बंद होता है ना, तो ये क्लोजिंग प्रॉफिट तो ये है, और ओपनिंग ये रहा, देखो नीचे ये रहा। एस लिमिटेड का 1 अप्रैल 2018 का, यानी ओपनिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 30,000। तो हमने कहा करंट ईयर प्रॉफिट चाहिए, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, फॉर्मूला लिखा था ना, तो वो इससे सॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे अब आप लिख दे 1,00,000 माइनस 30,000, तो करंट ईयर प्रॉफिट आ जाएगा 70,000। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। इसके कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं, प्री और पोस्ट। प्री कहाँ जाता है, नेटवर्थ में प्लस होता है, और पोस्ट के 2 हिस्से होते हैं, होल्डिंग कंपनी और एमएसआई, जिसको हम सब्सिडियरी कंपनी कह सकते हैं। इस बार होल्डिंग के पास 100% शेयर है ना, और इसके पास नील है। तो अब आप इसकी संख्याओं को ले लो। प्री का अनुपात कितना हुआ, 9, और पोस्ट का हुआ 3। हिस्सा करो कितना होता है, 70,000 इंटू 9/12, 9/12 हो जाएगा, और ये आपके हो जाएगा 3/12। कितना होता है, 52,000, 52,500। सही है। और ये जो हुआ पोस्ट, वो कितना आया, 17,500। समझ में आ रहा है। ये 17,500 सारा इसमें चला जाएगा, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, नील, क्योंकि माइनॉरिटी के पास कोई शेयर है ही नहीं, 100% उसने ले रखा है। प्रश्न लिखा था ना, समस्त शेयर उसके पास है। यहाँ तक किस किस को समझ में आया। स्टेप थर्ड हो गया कंप्लीट। स्टेप 4 क्या होता है बच्चों, नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। तो नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड के लिए अपने सबसे पहले देखो शेयर कैपिटल, देखो शेयर कैपिटल किसकी, एस की, कितनी है, 3,00,000। सही है। 3,000 शेयर 100 रुपए वाले थे ना,
तो एस लिमिटेड का देखना है, गौर करो बार बार एस लिमिटेड का देखना है। ये आदत अपने को पहले सवाल से डेवलप करनी है कि एस लिमिटेड की सारी इंफॉर्मेशन देखनी है। फिर उसके बाद में उसका ओपनिंग रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व, ये ओपनिंग है, ब्रैकेट में लिख देना। कितना दे रखा है भाई? 1,50,000। सही है। जनरल रिजर्व के बाद में क्या है? ओपनिंग पी एंड एल। तो ये भी यहां एक बार ओपनिंग और शब्द लिखता हूं ताकि आपको याद रहे ओपनिंग क्या क्या लेते हैं। ओपनिंग जनरल रिजर्व लेते हैं, ओपनिंग पी एंड एल लेते हैं। तो ओपनिंग पी एंड एल 30,000 दे रखा था। सही चल रहा है। और उसके बाद में लेते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। ये देखो ये रहा, क्या लिखा था हमने? प्री का प्रॉफिट कहा जाता है, नेटवर्थ में जुड़ता है, तो ये नेटवर्थ में जोड़ दो 52,500। वहां पे जो हमने कैलकुलेशन करी वो यहाँ पे काम में आ गई। लेस करने के लिए प्रश्न में कोई लॉस नहीं है, रिवैल्यूएशन लॉस नहीं है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो यही हो गया नेटवर्थ। तो NW नेटवर्थ कितना आया बेटा? 5,32,500। सही चल रहा है। अब इस नेटवर्थ के फिर दो हिस्से होंगे। अच्छा, एक बात और मैं बताना रह गया था बीच में, जो कुछ हम अभी कर रहे हैं ये सब वर्किंग नोट है। ये सब जो हम कर रहे हैं सब कुछ वर्किंग नोट है। क्वेश्चन का आंसर जो एक्चुअल जिसके लिए आपको नंबर मिलेंगे वो कंसोलिडेट बैलेंस शीट है। समझ रहे हो? तो इसमें हम, इसका फायदा हमारे लिए ये है कि हम इसमें लिखने का तरीका कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए। तो इसीलिए हम इसमें ऐसे आ रहे और बना बना के लिखते हैं। तो नेटवर्थ के दो हिस्से होते हैं, होल्डिंग कंपनी और MSI। तो होल्डिंग के पास 100% शेयर है तो सारा इसी का हो गया, MSI नील हो जाएगा। सही चल रहा है। अब आप इसका 100% होता है तो कितना हुआ? 5,32,500। ये कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व स्लैश गुडविल। सही है। और MSI जो है वो नील हो गया, लेकिन अगर ये जाता तो MSI में प्लस होता। सही चल रहा है। अब उसके बाद में स्टेप 4 के बाद में फिफ्थ क्या होता है? गुडविल स्लैश कैपिटल रिजर्व। इसका हमने एक फॉर्मूला मान्य किया था, कौन सा? हाँ बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस NW। यही किया था। अगर प्लस में आएगा तो गुडविल और यदि माइनस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व, ये हमने तय किया था। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैंने प्रश्न पढ़ते समय आपको बताई 5 लाख है। सही है। और नेटवर्थ आपकी ये रही, देखो बच्चों, 5,32,500। तो प्लस में आएगा या माइनस में? माइनस में आया ना, तो वो हो गया कैपिटल रिजर्व। कितना? 32,500। ये आपका CR कैपिटल रिजर्व हुआ। ये लाइबिलिटीज साइड में लिखा जाएगा। अगर गुडविल होता तो एसेट साइड में। पता है आप लोगों को, यू आर सो इंटेलिजेंट। पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट MSI। MSI, तो MSI में दो चीजें होती हैं, एक NW और दो PAP पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पाप। दोनों ही इसमें है नील। नील, क्योंकि MSI खुद है ही नहीं, तो नील। अगर होती तो ये आपके जाती लाइबिलिटीज में। स्टेप तो सारे इसलिए ले रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए एक ही क्वेश्चन में, आगे जाके भी करना तो यही है। और 7th स्टेप क्या होता है?
सीपी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ये वर्किंग नोट है तो शॉर्ट फॉर्म्स चल सकती है, ठीक है। तो कंसोलिडेट प्रॉफिट में पहला एच कंपनी का प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। अब आप बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी की देखो, उसमें प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? हाँ बेटा, 2,50,000, तो 2,50,000 इसमें जोड़ा जाएगा। नंबर 2, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट एच कंपनी का, सारा ही था इसका, है ना? कितना था? 17। ये रहा देखो बच्चों, ये 17,500 सारा इसी का था, है ना? 17,500, यहाँ पे 17,500। कभी भी कोई चीज आप देखते सीखते समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पीछे लेके देख लिया करो, वापस वो चीज वहां पे आपके पास भी आ जाएगी। तो सीपी कितना आया? 2,67,500। ये भी लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है। क्लियर? ये 7 वर्किंग नोट थे। अब आपका प्रश्न का हल जो है वो स्टार्ट करेंगे। मैं बैलेंस शीट, पहला सवाल है इसलिए इसे हॉरिजेंटल फॉर्म में ही बनाऊंगा ताकि आपको एक साथ दोनों दिखाई देंगे। वर्टिकल फॉर्म में हम आगे के सवालों में बनाएंगे, ठीक है। वर्टिकल फॉर्म कोई अलग थोड़ी होती है, वही पार्ट है। तो सी बी एस लिखते हैं, कंसोलिडेट बैलेंस शीट। ये आपका मेन आंसर रहेगा प्रश्न के लिए। इसमें आप सबसे पहले, फिर जो सीबीएस, यहां पे मैंने जैसा कि कहा ये आपका मेन आंसर यहां से शुरू होता है। सबसे पहले लिखे इक्विटी शेयर कैपिटल एच। इक्विटी शेयर कैपिटल केवल होल्डिंग कंपनी की लिखी जाती है। इसको मैं निष्कर्ष रूप में आपको ये कहता हूं कि सब्सिडियरी कंपनी का जो कुछ भी हमने ऊपर काम में ले लिया था, चाहे वो उसको प्रॉफिट के रूप में लिखा हो, चाहे उसे नेटवर्थ के रूप में लिखा हो, तो फिर वो सीबीएस में नहीं आता है। आ रही है बात समझ में? तो अब आप देखो, नेटवर्थ में हमने सब्सिडियरी कंपनी की शेयर कैपिटल ले ली थी, इसका मतलब वो इसमें नहीं आएगी। आ रही है बात समझ में? तो क्योंकि वो हमने एक साथ ले लिया नेटवर्थ के नाम से। क्यों नहीं आता? कोई पूछे हमसे क्यों नहीं आता सर, हम कहेंगे भाई वो हमने एक साथ ले लिया है, नेटवर्थ के नाम पे ले लिया है, तो इसलिए नहीं आता। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल केवल होल्डिंग कंपनी के लिए कितना है? 5 लाख रुपीज है क्या? हाँ, 5 लाख। उसके बाद में इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद में बैलेंस शीट में क्या दे रखा है अपने को? रिजर्व्स दे रखा है। कौन सा? जनरल रिजर्व। कितना है? तो लिखें जनरल रिजर्व और ब्रैकेट में लिख देना एच। एच का मतलब होल्डिंग कंपनी का ही ले रहे हैं, सब्सिडरी का कंपनी का हमने नेटवर्थ में ले लिया था, सही है ना? तो कितना है बेटा? 2 लाख। बहुत आराम से चल रहा है। फिर उसके बाद में जनरल रिजर्व के बाद में क्या दे रखा है? प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस की जगह अब आपका सीपी ले लेता है, कंसोलिडेट प्रॉफिट, वर्किंग नोट नंबर 7। 7 नंबर वर्किंग नोट से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट हमने वहां पे जोड़ लिया था ना, 2,50,000, और नेटवर्थ का भी हिस्सा ले लिया, तो 2,67,500। समझ में आ रहा है ना बेटा? कौन सी चीज कहां से आ रही है, ये लिंक करना है अपने को, और कुछ नहीं है। आधार लिंक की तरह चलता है ये भी। क्वेश्चन लिंक करो। उसके बाद में एक शब्द लिखना है अपने को, MSI, वर्किंग नोट नंबर कितना था? 6। यहाँ पे नील। भाई आज नील है, आगे के सवालों में ये आएगा तो लिखना है, भूलना नहीं है। फिर उसके बाद में आपके लाइबिलिटीज में और कुछ है? ट्रेड पेएबल्स है, और तो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखो ट्रेड पेएबल्स। ब्रैकेट में लिखो H+S। ये हमने कहीं पे काम में नहीं लिया था ना,
इसलिए होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी दोनों का जुड़ के बनेगा, तभी कंसोलिडेट आएगा। कितना होता है दोनों की जोड़ लगाओ? 3,50,000। कोई दिक्कत कर रहे हो? बैलेंस शीट में इस तरफ इतना ही आएगा, जोड़ लगाए। 1 मिनट होता, कितना आता है? बैलेंस शीट टोटल कितनी दे रखी है? अंतर है। लिखो कैपिटल रिजर्व, रिजर्व। ये वर्किंग नोट नंबर कितना है? 5। ये लिखने हैं बच्चों सारी चीजें। कितना होता है? 32,500। अब टोटल लगाओ, 13,50,000। अब उसके बाद में दूसरी तरफ आ जाओ। एसेट्स में सबसे आसान काम होता है, एसेट्स जोड़ते हुए चलेंगे। कौन कौन सी एसेट्स है देखो। एसेट्स में एक तो आपके टेंजिबल एसेट्स है ना? तो लिखिए टेंजिबल एसेट्स। ब्रैकेट में देखो H+S यानी होल्डिंग और सब्सिडरी जोड़कर बोलो, 8,50,000। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट एक शब्द है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या हमने ये काम में लिया था? काम में ले लिया था ना? कहां पे लिया था? गुडविल और कैपिटल रिजर्व में, इसलिए ये भी नहीं लिखा जाएगा, हट जाएगा। फिर उसके बाद में करंट एसेट्स, CA करंट एसेट्स, इसमें भी H+S। कितना आता है? हाँ बेटा, 5,00,000। टोटल 13,50,000। बस ये इतना ही है। मैंने पहले अंतर आया तो ये समझा कि P&L कहीं लेस करने वाला तो नहीं है, वो उसमें था पहले वाले सवाल में, इसमें नहीं। बस ये दोनों तरफ बराबर आएगा। एसेट्स पार्ट में आप देखो सबसे आसान काम है। और वर्किंग नोट कौन कौन से आए वो नोटिस में लो। 7वां वर्किंग नोट, 6ठा वर्किंग नोट और 5वां। ये 3 वर्किंग नोट बैलेंस शीट में आपके आते हैं, तो इनको याद रखना है। बस इतना ही सवाल है। आज की क्लास यही से बात करते हैं।